नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हरिशंकर परसाई मशहूर व्यंग्यकार, उन्होंने लिखा है कि अहंकार कई तरह का होता है। सत्ता का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, शक्ति का अहंकार, लेकिन सबसे बड़ा अहंकार होता है मूर्खता का। ये समाज में आपको जब तब देखने को मिल जाएगा। अब इसका संदर्भ बताता हूँ। राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे, चुनाव रैली संबोधित करने गए थे। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, ये आपको मालूम है, और अपनी पार्टी का प्रचार करने गए थे। तो अपनी पार्टी की जो जम्मू कश्मीर में जब भी वो सत्ता में रहे हैं और केंद्र में सत्ता में रहे हैं, तब की वो उपलब्धियां बताते। आज जो परिस्थिति है लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज में और केंद्र में मोदी सरकार के होते हुए, उसमें क्या अंतर आया है? क्यों वो बढ़िया था समय, आज का समय क्यों खराब है? अगर ये बताते तो लोगों को समझ में आता कि दरअसल वो चाहते क्या है, जम्मू कश्मीर में किस तरह का बदलाव चाहते हैं। उन्होंने गठबंधन उस पार्टी से कर रखा है जो कह रही है कि हम सत्ता में आए, हमको इतनी ताकत मिली कि हम बदलाव कर सके, तो हम अनुच्छेद 370 को बहाल कर देंगे। वो कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर में 1953 के पहले की स्थिति को बहाल करेंगे, यानी जब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, अलग झंडा था, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस से हुआ, जिसके घोषणा पत्र में है ये। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह के तत्वों से कांग्रेस पार्टी समझौता कर रही है, गठबंधन कर रही है। जम्मू कश्मीर को फिर से अलगाववाद और आतंकवाद की आग में झोंकना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, दोनों को इस बात का बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। वहाँ से अलगाववादी तत्वों का पूरा जो इकोसिस्टम था वो तोड़ दिया गया है। उनका आर्थिक तंत्र टूट गया है, उनका संगठन टूट गया है, उनके ज़्यादातर नेता जेल में हैं। अब जम्मू कश्मीर में कोई कैलेंडर जारी नहीं होता आंदोलन का, पत्थरबाजी का। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसका मतलब यही है कि वो पुरानी स्थिति को बहाल करना चाहते हैं, फिर से वही स्थिति लाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। अनुच्छेद 370 हटा 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है उसको वो देखने को तैयार नहीं है। ठीक है, विपक्षी दल के नेता हैं तो अपने विरोधी दल की उपलब्धि नहीं बताना चाहते, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन जो आज स्थिति है उससे बेहतर उसको कैसे करेंगे, इसकी बात नहीं बताते। वो भविष्य की समस्याओं का या भविष्य का रास्ता अतीत से खोज रहे हैं, वर्तमान से उनको कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी ने आज जो बोला, किसी भी जनतांत्रिक देश में प्रतिपक्ष का नेता देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोल सकता। निजी बातचीत में लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात बोलना। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है, उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। पहले वो आते थे सदन में तो सीना चौड़ा करके आते थे, अब उनके कंधे झुके हुए होते हैं। और कुछ ही समय में हम इस सरकार को बदल देंगे। अब उनके पास क्या फॉर्मूला है सरकार को बदल देंगे? इस सरकार का समर्थन करने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या 292 है, 292 है, और बहुमत के लिए 272 चाहिए, यानी उससे 20 ज़्यादा है। और कांग्रेस के पास अपने 99 हैं और साथियों को मिला दें तो 332 या 334 सदस्य हैं। तो आप कैसे सरकार गिरा देंगे? क्या योजना है भाई? किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार गिराने का तो एक ही तरीका है, या बल्कि कहें 2 तरीके हैं। सदन में आप उसके बहुमत को चुनौती दें और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उस प्रस्ताव को पास करा दें, सरकार गिर जाएगी। दूसरा तरीका होता है चुनाव में, वो जनता गिरा सकती है, आप कोशिश कर सकते हैं। तो चुनाव अभी होने नहीं जा रहा, संख्या बल आपके पास है नहीं, तो किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? तो मैंने जो शुरू में हरिशंकर परसाई की बात कही, वो इसलिए आज के बयान से सिर्फ नहीं, इसका एक संदर्भ है।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के भाषणों को याद कीजिए। राफेल के मुद्दे पर उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगवाया। वो देश के प्रधानमंत्री पर जिसका पूरा सार्वजनिक जीवन बेदाग है, उसको चोर बताने की कोशिश कर रहे थे। वो नारा उन्होंने देश भर में लगवाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के लोग ही इससे सहमत नहीं थे, और उसका क्या असर हुआ वो 2019 के चुनाव का नतीजा बताता है। लेकिन मैं केवल वहाँ तक नहीं रुकना चाहता। उन्होंने सदन के अंदर जो बात बोली थी, जिस पर मेरा मानना है कि राहुल गांधी में जरा भी सभ्यता होती, जरा भी सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का ध्यान होता, तो माफ़ी मांगते। उन्होंने सदन में खड़े होकर, लोकसभा में खड़े होकर कहा कि कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी घर से निकलेंगे तो लोग डंडे मारेंगे। ये बिल्कुल यही शब्द थे। अब इसको आप मूर्खता के अहंकार के अलावा और क्या कहेंगे? उस समय उनको लग रहा होगा कि ये सरकार जाने वाली है, कुछ भी बोल दो, फिर कहेंगे बाद में कि देखो हमने तो कहा था। वहां तक तो फिर भी चलिए मान लें। नतीजा आने के बाद तो आपको एहसास होना चाहिए था कि मैंने जो बात कही वो कितनी गलत थी। अब मेरी बात पर जनता का क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुई, उसका जवाब लोगों ने कैसे दिया। तो डेमोक्रेसी में सबक किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के लिए होता है जनादेश। जनादेश से पता चलता है कि कौन सी बात उसकी मतदाता जनता ने स्वीकार की और कौन सी बात को अस्वीकार कर दिया। उससे सबक सीखकर जो आगे बढ़ता है उसको फ़ायदा होता है, जो नहीं सीखता है उसको नुकसान होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा बदल गया मामला। ये 19 की बात है। 19 में तो जो है नुकसान हुआ राहुल गांधी को, फ़ायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को। लेकिन 24 में 2019 में 52 आई थी, उससे 99 पहुँच जाने से उनको लगा कि हमने देश की पूरी राजनीति बदल दी है। और उनको लग रहा है कि उनको वही, उनके पिता को जो 412 सीटें मिली थी वही मिल गई हैं। कई लोग, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में एक नया आत्मविश्वास आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, और प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस कम हो गया है। अगर बातों से कॉन्फिडेंस आता तो फिर किसी को कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। कॉन्फिडेंस आता है अपनी परफॉर्मेंस से और उस परफॉर्मेंस की एक्सेप्टेंस से। आपने जो परफॉर्म किया उस पर जनता ने उसको किस तरह से देखा, समझा और उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, इससे आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपका विश्वास आता है, आत्मविश्वास आता है। राहुल गांधी का ये आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है? तो फिर मुझे वही हरिशंकर प्रसाद याद आते हैं, उनकी बात याद आती है कि मूर्खता का अहंकार सबसे बड़ा होता है। और इससे पहले और लोग भी कहे गए हैं, शायद कबीरदास ने कहा है या किसने कहा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि इसको लिखने वाला कौन है, कि सबते भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। तो राहुल गांधी जगत गति से, यानी उनके आसपास क्या हो रहा है उससे विरक्त है। उनको उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई है, उन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाया है। उनको लगता है बस इसी पर चलते रहो, और ये काम वो पिछले 20 साल से कर रहे हैं। 3 बार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर चुके, तीनों बार असफल रहे। लेकिन उनको लगता है कि रास्ता बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसी रास्ते पर चलकर सफलता मिलेगी। अब मिलेगी कि नहीं ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इस तरह की बात अगर आप देश के सबसे लोकप्रिय नेता, और बल्कि मैं कहूँ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के बारे में इस तरह की अपमानजनक व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, तो इससे आपका कद ऊंचा नहीं होता, आपके बारे में लोगों की राय नहीं बदलती, आपके प्रति लोगों के मन में प्रतिष्ठा का, सम्मान का भाव नहीं आता। लेकिन इस बात को समझने के लिए राहुल गांधी तैयार ही नहीं है। उन्हें लगता है कि जो वो कह रहे हैं उसको लोगों ने मान लिया है। इसको मानने का उनके पास सिर्फ एक ही आधार है कि 2024 के चुनाव में उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया और कुछ राज्यों में उसका असर हो गया। वो ये भी समझने को तैयार नहीं है कि उस मुद्दे का राष्ट्रव्यापी असर नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो बीजेपी
उड़ीसा में सरकार बनाने की हालत में नहीं आती है और 21 में से 20 लोकसभा सीटें नहीं जीतती। तेलंगाना में उसकी सीटें 4 से 8 डबल नहीं होती। गुजरात में वो 26 में से 25 सीटें नहीं जीतती। उत्तराखंड और हिमाचल में 100% सीटें नहीं जीतती। मध्य प्रदेश में 100% सीटें नहीं जीतती। छत्तीसगढ़ में 90% से ज़्यादा सीटें नहीं जीतती। अब छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां आप पिछड़ा वर्ग, दलितों, आदिवासियों की सबकी गिनती कर ले तो 90% से कम नहीं होता। राहुल गांधी को और उनके सलाहकारों को समझ होती तो इस बात पर विचार करते कि आखिर इस आरक्षण के मुद्दे का छत्तीसगढ़ में कोई असर क्यों नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में कोई असर क्यों नहीं हुआ, गुजरात में कोई असर क्यों नहीं हुआ। लेकिन उनको ये सब सोचने की फुर्सत नहीं है या समझ नहीं है। उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री पर निजी तौर पर आक्षेप करेंगे, उनको अपमानित करने वाली भाषा बोलेंगे, उनको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे तो उससे उनका कद बढ़ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस से ये पता चलता है कि राहुल गांधी इस बात को मान चुके हैं और उनके सलाहकार भी मान चुके हैं कि राहुल गांधी में बड़ी लकीर खींचने की क्षमता नहीं है। तो उनकी सारी ताकत लग रही है जो बड़ी लकीर है उसको छोटा करने में। तो एक बात तो तय है कि उनकी लकीर नहीं बढ़ने वाली है। अब देखने की बात यही है कि उस बड़ी लकीर को वो छोटा कर पाते हैं कि नहीं। तो बड़ी लकीर को छोटा करने के लिए फिर कह रहा हूं परफॉर्मेंस चाहिए। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार की जो आर्थिक वित्तीय स्थिति है खस्ता हाल हो चुकी है। सरकार के पास डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा नहीं है। ये आपकी नीतियों का असर है। तो क्या आप यही मॉडल पेश करना चाहते हैं देश के सामने कि हम सत्ता में आए तो इसी तरह की केंद्र में सरकार बनाएंगे, इसी तरह की नीतियां बनाएंगे? तो हिमाचल और कर्नाटक की जो हालत है उसको देखने के बाद इन दो राज्यों के लोग तो कांग्रेस को फिर से वोट नहीं देने वाले। और जिनको ये दिखाई देगा कि कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है, दूसरे राज्यों में भी 100 बार सोचेंगे कि कांग्रेस को वोट दे या ना दे। अब इस मुद्दे का कितना असर होगा ये निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लोगों तक कितना ले जा पाती है। देखिए, मुद्दे का असर तभी होता है जब आप लोगों तक बात अपनी पहुंचाएं और उनको कन्विंस कर सके। कोई गलत बात कह रहा है इसलिए उसके खिलाफ माहौल नहीं बन जाएगा। आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये क्यों गलत कह रहे हैं और ये जो कह रहे हैं उसका नतीजा क्या होने वाला है और इससे आपका नुकसान क्या होने वाला है। जब तक ये तीनों बातें नहीं बताएंगे तब तक नैरेटिव बनेगा नहीं, तब तक उसका असर होगा नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।